हेलो माय चैंपियन स्टूडेंट। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में। मेरा नाम है परमेश्वर। शुरू करते हैं इसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो लास्ट क्लास हमने चर्चा किया था स्टूडेंट इसमें। पहले लेक्चर में हमने चर्चा किया है उसमें जो हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम का सीरीज क्या है ना, इसके बारे में। फिर 1 डिग्री 2 डिग्री हाइड्रोकार्बन, ये कार्बन के बारे में। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में एक रिएक्शन लिखा था कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो होता है, एक सबस्ट्रेट रहता है उसमें, ठीक है। एक सबस्ट्रेट रहेगा, सबस्ट्रेट जिसको कहते हैं आप लोग रिएक्टेंट। उसके बाद एक होता है रिएजेंट, जिसको हमने लेक्चर नंबर 2 में कवर किया है, रिएजेंट के बारे में, जिसको अटैकिंग रिएजेंट कहते हैं। यहां से ये दो फॉर्मेट में टूटता है। एक टूटता है ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट ये भी बहुत ही हाईली अनस्टेबल कंपाउंड होता है, इसका एनर्जी बहुत ज्यादा होता है। और एक टूटता है इंटरमीडिएट में, इंटरमीडिएट कंपाउंड में। और उसके बाद ये फाइनली बदलता है प्रोडक्ट में। तो हमें समझना है, हमने सबस्ट्रेट को अच्छे से समझ लिया है कि सबस्ट्रेट क्या होता है। आप दूसरा लेक्चर देख लेना, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड सबस्ट्रेट होगा। रिएजेंट में एक पढ़े थे हम लोग कि ये इलेक्ट्रोफाइल होता है, और दूसरा पढ़े थे हम कि न्यूक्लियोफाइल होता है। तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को अच्छे से समझे थे। फिर इस पे हमने क्वेश्चन भी किया था कि कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं इलेक्ट्रोफाइल और किसको, न्यूक्लियोफाइल को। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इंटरमीडिएट के बारे में। रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है, ठीक है। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में बात करेंगे। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट ऊपर में हेडिंग लिखा हुआ है, इसका अगर डिफिनीशन लिखे ना, तो दीज आर अनस्टेबल कंपाउंड। क्या होता है इसका डिफिनीशन रिएक्शन इंटरमीडिएट का? तो आप डिफिनीशन लिख लो रिएक्शन इंटरमीडिएट का। तो दीज आर unstable species formed due to conversion of reactant, मतलब सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। आप ऐसे ही लिख लो क्योंकि सबस्ट्रेट वहां पे है। तो सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। जब कोई भी सबस्ट्रेट ना प्रोडक्ट में बदलेगा, इस दौरान इंटरमीडिएट कंपाउंड का निर्माण होता है, और ये बहुत ही हाईली अनस्टेबल होता है। तो इंटरमीडिएट कंपाउंड क्या सब हो सकते हैं सर? तो इंटरमीडिएट कंपाउंड का मैं एक लिस्ट बना रहा हूं, उस लिस्ट को आप लिख लो कि कितने इंटरमीडिएट कंपाउंड है। अब समझे इंटरमीडिएट कंपाउंड क्या होता है कि ये एक हाईली अनस्टेबल स्पीसीज होता है, जिसका फॉर्मेशन सबस्ट्रेट जब प्रोडक्ट में बदलता है उसी दौरान होता है ना। और ये अस्टेबल नहीं होता, ये अनस्टेबल होते हैं। तो इसका अगर हम लिस्ट लिखेंगे इंटरमीडिएट कंपाउंड का, तो इसमें लिख लो इंटरमीडिएट स्पीसीज, है ना। इसका एक लिस्ट बना लो कि हम इस वीडियो में क्या सब पढ़ने वाले हैं। जो बच जाएगा उसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ए नंबर में हम पढ़ेंगे स्टूडेंट कार्बोकैटायन, बहुत महत्वपूर्ण होता है। कार्बोकैटायन, जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो कार्बोकैटायन होता है। दूसरा हम पढ़ेंगे इसमें कार्बा एनायन, जब कार्बन पे निगेटिव चार्ज और अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, इसको कार्बा एनायंस कहते हैं। तीसरा पढ़ेंगे हम लोग फ्री रेडिकल के बारे में। फ्री रेडिकल, ठीक है, फ्री रेडिकल, जिसमें इसमें क्या होता है कि कार्बन स्पीसीज पे या कोई भी स्पीसीज हो, है ना, कार्बन ही नहीं हो, कोई भी स्पीसीज हो, उस पे ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो उसको फ्री रेडिकल कहेंगे। अभी बस आप लिखते जाओ, सबको एक्सप्लेन करते हैं।
उसके बाद पढ़ेंगे स्टूडेंट कार्बीन, है ना। कार्बीन में क्या होता है, ये दो बॉन्ड बनाएगा, कार्बीन दो बॉन्ड बनाता है और उसके बाद ऐसे करके दो बॉन्ड बनाएगा और इसमें एक लोन पेयर रखेगा, ये जिसको कार्बीन कहते हैं। ई नंबर में लिख लेना, लिस्ट कर लेना नाइट्रीन के बारे में, ठीक है। नाइट्रीन क्या होता है, तो नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा और दो लोन पेयर रखेगा, इसका ओपन ऑक्टेट होता है और ये न्यूट्रल कंपाउंड होता है, न्यूट्रल स्पीसीज होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, कार्बीन पे कोई चार्ज नहीं है, फ्री रेडिकल पे कोई चार्ज नहीं है, ये सब न्यूट्रल स्पीसीज है, न्यूट्रल इंटरमीडिएट स्पीसीज होता है। और एफ नंबर में बनने वाले हैं बेंजाइन, बेंजाइन सिंपल बेंजीन में जब कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वो बेंजाइन होगा, ये भी न्यूट्रल स्पीसीज होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो जितना मैंने लिस्ट किया है इस 6 इंटरमीडिएट को 6 का 6 पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम कार्बोकैटाइन के बारे में। तो कार्बोकैटाइंस, यहाँ पे कार्बोकैटाइन क्या होता है, सबसे पहले इसका डिफिनीशन लिख लो आप कि एन आयन विथ a positive charge on the carbon atom, कार्बन एटम पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसे हम क्या कहेंगे, कार्बोकैटायन कहेंगे। इसको दिखाया भी जाता है कार्बन प्लस से, C+ से, और इसका ये वैलेंसी जुड़ा रहेगा। मतलब वैसा कार्बनिक स्पीसीज, ऑर्गेनिक स्पीसीज जिसमें कार्बन परमाणु पर पॉजिटिव चार्ज हो, क्या कहलाएगा, कार्बोकैटायन कहलाएगा। अब इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन कि कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो कार्बोकैटायन फॉर्म्ड, यहां पे लिखो, कार्बोकैटायन फॉर्म्ड ड्यू टू हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। अब लास्ट लेक्चर में हमने हेट्रोलाइटिक और होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन के बारे में अच्छे से बताया। तो जब हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन होता है तो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। जैसे एक रिएक्शन से हम देख सकते हैं यहाँ पे कि जैसे मैं लिख रहा हूं CH3, ठीक है, Cl, और यहाँ पे यहाँ जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, दोनों अगर इलेक्ट्रॉन लेके, दोनों इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन लेके चला जाएगा तो कार्बन हो जाएगा, कार्बन का ऑर्बिटल्स खाली हो जाएगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज शो करेगा, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया कि कार्बोकैटायन ऐसा होता है कार्बन पे। इसके बारे में और एडिशनल इंफॉर्मेशन, तो देखो कार्बोकैटायन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा ना, अगर हम कार्बोकैटायन में हाइब्रिडाइजेशन की बात कर ले कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। कैसे देखोगे, देखो sp2 होगा, इसका मतलब क्या हो गया, ये प्लानर स्ट्रक्चर का होगा। एकदम ध्यान रखना, स्ट्रक्चर इसका प्लानर हो जाएगा। देखो इस तरीका से होता है, हाइड्रोजन, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, और यहाँ पे एक ऑर्बिटल इसका हो गया खाली, तो इसलिए ये कौन सा चार्ज शो करता है, पॉजिटिव चार्ज शो करता है, ठीक है। इस तरीका से हो जाएगा। यहाँ पर अगर इसको मिलाओगे तो ये ट्रिपल स्ट्रक्चर का तुम्हें दिखाई देगा, ठीक है। तो ये प्लानर हो गया, ध्यान रखना है। अब इसका sp2 कैसे है हाइब्रिडाइजेशन, तो देखो हाइब्रिडाइजेशन बराबर मैंने लास्ट क्लास बताया है, हाइब्रिडाइजेशन का एक सूत्र याद रखना, कहां पे लिखो, दूसरा कलर से मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे आपको पहले से पता है फिर भी आप लिख लो, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन बराबर होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड को काउंट कर लो, और नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से हम निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें देखो लोन पेयर तो है ही नहीं, पॉजिटिव चार्ज है, तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, और यहाँ पे कितना, 3 सिग्मा। 3 सिग्मा होगा तो क्या होगा, sp2। मतलब अगर सिग्मा बॉन्ड की संख्या 3 सिग्मा होगा तो sp2, 4 सिग्मा होगा तो sp3,
और अगर 2 सिग्मा है तो sp। ठीक है, याद रखना, इस तरीका से हो जाएगा। बॉन्ड एंगल 120 डिग्री बनेगा इसमें। और भी एडिशनल इंफॉर्मेशन कार्बोकैटायन के बारे में जान लो, है ना। कार्बोकैटायन में देखो तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, 6 इलेक्ट्रॉन है ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें, तो हम लिखेंगे कार्बोकैटायन में लिखेंगे कार्बोकैटायन हैज 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब बताओ इसमें 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, होना कितना चाहिए 8, 2 की कमी है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है। देखो हाइड्रोजन इस तरीका से, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा 2 इसमें, 2 इसमें और 2 इसमें, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हुआ। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, और इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। और अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है तो क्या कह सकते हैं इसको, बोलो, इट इज लुईस एसिड्स, ये इलेक्ट्रॉन पेयर ग्रहण कर सकता है। ठीक है, तो इसको हम इलेक्ट्रॉन, इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, तो इसको हम बोलेंगे कार्बोकैटायंस, कार्बोकैटायंस आर लुईस एसिड्स, ये लुईस एसिड्स होते हैं। ये बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी का। इससे पहले स्टूडेंट 2 चीज याद रखो, ठीक है, 2 चीज याद आपको क्या रखना है, एक याद रखना है आपको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ये होता है ERG, इसको शॉर्ट में कहते हैं। मतलब जो इलेक्ट्रॉन देता हो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। क्या सब है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप में, तो आ जाएगा CH3, इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देगा, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, इसको बोलते हैं मिथाइल, नाम है इसका। CH3 CH2 इसको बोलते हैं इथाइल, ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देता है। एक हो जाता है एल्कोक्साइड RO निगेटिव, ये भी इलेक्ट्रॉन को आसानी से दे देता है। ये सब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। तो देखो इसमें कार्बोकैटायन में क्या है कि 6 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर इसे कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप मिलेगा, इलेक्ट्रॉन देने वाला मिलेगा, तो इसका स्टेबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके, एक चीज और ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, मतलब इलेक्ट्रॉन आकर्षी ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन को इसमें से खींचेगा, इसका ऑर्डर क्या होगा, तो इसको ऑर्डर में ही याद रखो, तो ये ज्यादा मतलब वो बेटर होता है। सबसे ज्यादा जो मजबूत होता है ना वो होता है NF3, इसमें इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, ClF3 से भी ज्यादा है, क्योंकि Cl से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है नाइट्रोजन, NF3 सबसे ज्यादा। उसके बाद कह सकते हो तो ClF3 कह सकते हो। इसके बाद हो जाता है स्टूडेंट NO2 का पावर, फिर साइनाइड का पावर, उसके बाद एल्डिहाइड CHO, एल्डिहाइड के बाद आ जाता है तुम्हारा RC⸻O और फिर R कीटोन। इसके बाद आ जाता है हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप COH, ये सारे फंक्शनल ग्रुप है ना, आप पहले से पता है। उसके बाद होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, उसके बाद हो जाएगा आयोडीन, आयोडीन को हटा दो, आयोडीन को भी रख ही लो, आयोडीन हो जाएगा। और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट sp हाइब्रिडाइजेशन वाला, फिर sp2 वाला, और सबसे कम sp3 वाला याद रखोगे। और इससे भी कम हो जाएगा यही CH3 CH3 CH2 RO वगैरह, तो इसे नोट कर लेना अच्छे से। सबसे पहले NF3 है सबसे पावरफुल, फिर ClF3 है, इसमें इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज्यादा है, ये कहीं से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा अपनी तरफ, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा देगा, बेंजीन में -I इफेक्ट शो करेगा। ओके, NO2 CN साइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन,
sp हाइब्रिडाइजेशन जहां ट्रिपल बॉन्ड बनेगा sp2 और sp3, ये सब इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और ऊपर वाला क्या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। अब हम बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन का, तब तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है। तो देखो सिंपल याद रखना कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ERG ग्रुप, अब मैं बहुत बड़ा बड़ा नहीं लिखूंगा, शॉर्ट नेम समझो। ERG जो होगा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इंक्रीज्ड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन इलेक्ट्रॉन का भूखा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसे कोई खाना खिलाने वाला, इलेक्ट्रॉन देने वाला मिल जाएगा तो इसका स्टेबिलिटी बढ़ेगा ना। तुम अगर भूखे हो, मर रहे हो, तो तुम्हें कोई खाना देने वाला मिल जाएगा तो तुम कुछ दिन जीवित रहोगे ना, यही बात होता है यहाँ पे। तो देख लो, अगर इस तरीका से हम देखते एग्जाम्पल्स लिखे, CH3 C पॉजिटिव है, उसके बाद इससे भी एक छोटा ले लो CH3 पॉजिटिव है ना, यहां पर लिख दो CH2, उसके बाद देख लो CH3 पॉजिटिव, फिर यहाँ पे CH3 C पॉजिटिव, CH3 ये सब कार्बोकैटायन है, इसका नाम है मिथाइल कार्बोकैटायन, इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल कार्बोकैटायन। ये देखो ये कार्बोकैटायन एक कार्बन से जुड़ा है तो ये है 1 डिग्री कार्बोकैटायन, यहाँ 2 कार्बन से जुड़ा है, एक इधर से एक नीचे से जुड़ा हुआ है, तो ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन होगा। ये वाला देख लो तो 3 एटम से जुड़ा हुआ है, 3 मिथाइल समूह से, तो ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। मतलब क्या, इसमें एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, अभी हम लोगों ने देखा था इस लेक्चर में, देख लो कि CH3 क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो जाएगा। और यहाँ पे देख लो इसको 2 मिलके इलेक्ट्रॉन देने वाला, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने वाला ज्यादा, 3 देने वाला, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसका होगा, सबसे ज्यादा दिन जिंदा कौन रहेगा, 3 डिग्री कार्बोकैटायन ना। तो अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करोगे तो इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसा हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा मिथाइल कीटोन, इससे ज्यादा इसका, इससे ज्यादा इसका, इससे ज्यादा इसका। इस तरीका से कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी डिफाइन होता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जितना जुड़ेगा ना इसमें इसका स्टेबिलिटी उतना ही बढ़ेगा, ठीक है। ये तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। एक और क्वेश्चन लिखते हैं छोटा सा, बस तुम बता देना कि क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखो CH2 मैं यहाँ पे जोड़ देता हूं NO2 को, और मैं यहाँ पे लिख दिया CH2 और ये कार्बोकैटायन, ठीक है। और फिर मैं जोड़ रहा हूं CH3, ठीक, और यहाँ पे मैं जोड़ दिया कार्बोकैटायन। दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, देखो NO2 ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, एक तो पहले से ये कार्बन इलेक्ट्रॉन के बिना मर रहा है, इसके पास खाना है नहीं, और एक ऐसा ग्रुप जुट गया है जो यहाँ जो भी है ना उसके बॉडी में खून पसीना, उसको भी ये खींचना चाहता, तो बताओ ये जीवित रहेगा, ये कार्बोकैटायन जीवित रहेगा, इसका इलेक्ट्रॉन और खींचा रहा था, ये लेस स्टेबल होगा, और इसमें तो इलेक्ट्रॉन देने वाला है तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। इस तरह का ऑर्डर लगेगा कार्बोकैटायन का, ठीक है। आई होप कि आप कार्बोकैटायन अच्छे से समझ गए होंगे। उसके बाद हम समझते हैं स्टूडेंट कार्बा एनाइंस के बारे में, ठीक है। कार्बोकैटायन में हमने समझ ही लिया है अच्छे से, ठीक। कार्बा एनाइंस हाइब्रिडाइजेशन भी हो ही गया था इसका, ठीक। कार्बा एनाइंस में हो जाएगा सिंपल, इसका जो नोटेशन होता है वो कार्बन पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन और निगेटिव चार्ज। ध्यान रखिएगा कार्बोकैटायन पॉजिटिव स्पीसीज है, उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसका डिफिनीशन अगर हम लिखना चाहे छोटा सा डिफिनीशन, तो हम क्या लिख सकते हैं, एन आयन विथ नेगेटिवली चार्ज्ड नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम, मतलब कार्बन एटम पे ना अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो क्या हो जाएगा, कार्बा एनाइन हो जाएगा। अब इसके बारे में इंफॉर्मेशन कि कार्बा एनाइन जो होता है, कार्बा एनाइन
कार्बा एनायन फॉर्म्ड ड्यू टू हेड्रोलाइसिस या हेड्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन, हेड्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। हेड्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा तब क्या निर्माण होगा, कार्बा एनायन होगा। देख लो छोटा सा एक रिएक्शन में हम बात कर लेते हैं कि जैसे CH3 है, ये कोई पॉजिटिव एलिमेंट से जुड़ा होगा तो इसका इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ जाएगा, और कार्बन की तरफ जाएगा तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होगा और प्लस क्या हो जाएगा, कॉपर प्लस होगा। तो ये बना हमारा कार्बा एनायन। ठीक है, ये क्या बन गया, कार्बा एनायन। कार्बा एनायन पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो हम बोल सकते हैं कि कार्बा एनायन सारे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। कार्बा एनायंस आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, और डोनेट कर सकता है तो ये क्या हो जाएगा, लुईस बेस। तो लिख सकते हैं दे आर लुईस बेसिस, ये लुईस बेसिस होते हैं। तो उसके बाद इसके स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर अगर देखोगे आप कार्बा एनायन का, तो देखो कार्बा एनायंस का पहले तो बात करो हाइब्रिडाइजेशन का, तो हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या हो जाएगा, अभी हमने पढ़ा था कि हाइब्रिडाइजेशन बराबर होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3, जैसे CH3 और इस पर निगेटिव चार्ज है ना, तो इसका स्ट्रक्चर तुम ऐसे ही बनाओगे ना, ये लोन पेयर रहा इस तरीका से, यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पर हो जाएगा। अब इस सबको तुम मिला दो अच्छे से, थोड़ा सा गलत मिल गया ये, देखो ये हो जाएगा। ये हो गया टेट्राहेड्रल, है ना। तो CH3 में sp3 हो जाएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, लोन पेयर है तो बॉन्ड एंगल इसका कमेगा, लेकिन उतना ज्यादा कम नहीं होगा। जैसे NH3 का होता है ना, तो NH3 इसका भी सेम पिरामिडल हो गया CH3 का, तो उसमें तो 107 डिग्री के करीब हो जाता है। तो इसमें भी लगभग कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर नाइट्रोजन से थोड़ा सा कम है, तो वही 108 109 कह सकते हो, आप कह सकते हो 109 डिग्री इसका। ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं करेगा। तो इस तरीका से हो जाएगा, और ये निगेटिव चार्ज है। निगेटिव चार्ज की वजह से ये अनस्टेबल है, दीज आर हाईली अनस्टेबल, दे आर हाईली अनस्टेबल, क्योंकि इस पे निगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा है। तो ये क्या चाहेगा कि हमारा निगेटिव चार्ज कोई ले ले, तो इस पे अगर कोई ऐसा समूह जुड़ जाए जो इसका निगेटिव चार्ज कोई ले लेगा, तो इसका स्टेबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसकी अगर हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन, सीधे पॉइंट लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप EWG, मैंने भी लिखा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज्ड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बा एनायंस। ठीक है, कार्बा एनायंस की स्टेबिलिटी को कौन बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, बट डिक्रीज कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप डिक्रीज, सप्रेस्ड कर देगा। डिक्रीज्ड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बा एनायंस। अगर इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन दोगे तो ये तो अनस्टेबल ही होगा ना, पहले से इलेक्ट्रॉन लेकर के ये अनस्टेबल है, संभाल नहीं पा रहा है, क्योंकि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में देखोगे कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है ना, 3 बॉन्ड से आएगा और एक लोन पेयर है प्लस निगेटिव चार्ज भी है, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स तो इसके वैलेंस में है, और इसमें एक एटम की कमी है। ये चाहता है कि कोई एटम मुझसे जुड़ जाए। अब इसमें अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ेगा जो इसको इलेक्ट्रॉन और देगा, तो ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल।
जिस प्रकार आपका मान लो पेट भरा हुआ है, तुमने बहुत गुलाब जामुन खा लिया है, बहुत सारा बिरयानी खा लिया है, बहुत सारा गाजर का हलवा खा लिया है, दही बहुत खा लिया है, ठीक है। अब तुम्हें फिर कोई जिद कर रहा है कि और खा लो गुलाब जामुन, वो भी 10 पीस खा लो और खा लो, लेकिन तुम इस हालात में हो कि तुम्हें खाना देके ना पूरा चक्कर आ रहा है, तो क्या हाल होगा बताओ। इसी प्रकार है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त है, अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप को जुड़ेगा तो इसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा, लेकिन हाँ इसको इलेक्ट्रॉन कोई लेने वाला मिल जाए तो ये एकदम स्टेबल होगा। अब देखो कैसे, देखते हैं इस पे स्टेबिलिटी ऑर्डर में क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चंस नंबर 1, स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको बताना है। जैसे CH3 होगा और CH2 पे निगेटिव चार्ज है, CH3 C CH3 CH और यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, CH3 C निगेटिव चार्ज CH3 और CH3। तुमने अभी पढ़ा है कि ये सब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये सब इलेक्ट्रॉन देता है सामने वाले को। बताओ इलेक्ट्रॉन देगा तो इसका स्टेबिलिटी घटेगा ना, तो स्टेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं इसमें कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो सबसे ज्यादा होगा ये वाला, फिर ये सबसे कम हो जाएगा ये 3 डिग्री कार्बाइनाइन, ये 3 डिग्री कार्बाइनाइन है, 3 डिग्री कार्बाइनाइन, ये 2 डिग्री कार्बाइनाइन है, और ये कितना है 1 डिग्री कार्बाइनाइन। कैसे सर 1 डिग्री 2 डिग्री आप कह रहे हैं, क्योंकि ये कार्बाइनाइन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है इसलिए 1 डिग्री कार्बाइनाइन। इस कार्बाइनाइन को देखो तो ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 मिथाइल ग्रुप से, इसलिए 2 डिग्री, और यहाँ पे 3 से जुड़ा हुआ है तो 3 डिग्री। बस क्वेश्चन नंबर 2 का तो मैं आंसर असाइन कर लूं कि स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होना चाहिए इसका, है ना। यही सब सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तुम्हें अच्छे से आना चाहिए। जैसे CH3 है, NO2 में लगा दिया, और यहां पर मैं लगा रहा हूं CH2 और ये निगेटिव चार्ज, ठीक है। फिर से मैं लिख रहा हूं यहाँ पे CH2 हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा CH2, यहां पर मैं लिख रहा हूं CH2 और CN और फिर CH और निगेटिव चार्ज। अब बताओ इस दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा। अच्छा एक मैं और लिख देता, और मैं एक लिख लेता हूं CH2 और यहां पर मैं लिख देता हूं CF3 CH निगेटिव चार्ज। देखो यहां पे हो जाएगा CH2, यहां पे भी होगा CH2, जैसे CH2, तो इसमें स्टेबिलिटी कौन होगा। कहोगे सर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह तो तीनों है, NO2 भी इलेक्ट्रॉन खींच सकता है अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, साइनाइड भी इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, CF3 भी इलेक्ट्रॉन खींच सकता है। अब ये देखना है कि नाइट्रो ग्रुप, साइनो ग्रुप, CF3 में इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर किसमें ज्यादा है ना, किसमें ज्यादा होगा। तो इस चीज को तुम जब तुम देखोगे तो यहाँ पे आना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी किसमें ज्यादा है। देखो CF3 में सबसे ज्यादा है, उसके बाद NO2 में है, उसके बाद साइनो है, इसीलिए मैं ऑर्डर लिखवाया हूं कि अगर डिफरेंट इलेक्ट्रॉन भी ड्राइंग ग्रुप जुड़ा रहेगा ना क्वेश्चन में, तो तुम कैसे असाइन करोगे आंसर, कैसे तुम स्टेबिलिटी ऑर्डर को डिफाइन करोगे। तो देख लिया ना यहाँ पे सबसे ज्यादा पावरफुल ClF3 है, NO2 CN है, इसका मतलब हो जाएगा, इसका सीधा सा आंसर क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको अलग अलग मैं नेमिंग कर दूं, इसका नाम मैं A रख देता हूं, इसका नाम मैं B कर देता हूं, इसका नाम मैं C कर देता हूं। तो अगर स्टेबिलिटी की बात करोगे ना तो इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, C सबसे ज्यादा, उसके बाद क्या हो जाएगा A नाइट्रो ग्रुप, और सबसे कम क्या हो जाएगा B नंबर, ये इसका आंसर हो जाएगा। CF3 सबसे ज्यादा मोर अट्रैक्शन पावर इसमें है, इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो इसका पावर सबसे ज्यादा, फिर नाइट्रो ग्रुप और फिर लास्ट में साइनो, इस तरीका से आंसर हो जाएगा। चलो अब हम पढ़ते हैं स्टूडेंट फ्री रेडिकल के बारे में कि फ्री रेडिकल क्या हो जाता है। कार्बाइनाइन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, तो फ्री रेडिकल को हम अच्छे से समझ लेते हैं। फ्री रेडिकल भी बहुत आसान होता है। फ्री रेडिकल में अगर हम, ये आपको दिख रहा होगा कि नहीं अच्छे से, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल में कार्बनिक फ्री रेडिकल हो सकता है, हैलोजन फ्री रेडिकल्स हो सकता है, जहां पे ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे ना किसी भी स्पीसीज पे, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनसियर्ड एक इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसको फ्री रेडिकल बोलेंगे। सिंपल इसका परिभाषा हो जाएगा छोटा सा, इंटरमीडिएट स्पीसीज, ऐसे लिखो आप, अच्छे से लिख लो,
दोज इंटरमीडिएट species with unpaired electrons एक काम करो, तुम दोज को सीधा हटा दो, परिभाषा बन गया इंटरमीडिएट स्पीसीज विथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहलाएंगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का कहने का मतलब होगा ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑड नंबर्स में रहने चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, कॉल्ड फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल्स, उसको फ्री रेडिकल्स कहेंगे। एग्जांपल्स देख सकते हो आप, रिएक्शंस में भी हम देख सकते हैं। देखो जैसे CH3 है, यहाँ पे Cl है, एक इलेक्ट्रॉन ये लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये लेगा। मैं सब तीर का निशान समझा रखा हूं, इसका मतलब क्या हुआ कि एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों पे जा रहा है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और Cl पर भी एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों फ्री रेडिकल कहलाएंगे। ये कार्बन फ्री रेडिकल है, ये हैलोजन फ्री रेडिकल है। तो इस तरीका से हो जाएगा फ्री रेडिकल। इसमें जो है ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे गिनोगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अगर बात करोगे तो देख लो, कार्बन है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और इसमें एक अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो 2 2 4 2 6 और 1 7, मतलब इट हैज 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसमें 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं इसका नेक्स्ट बात का, इसके स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करें, फ्री रेडिकल्स का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा। देखो हाइड्रोजन होगा, कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा और फिर इस तरीका से हाइड्रोजन होगा और यहाँ पर क्या होगा, एक फ्री रेडिकल है तो इसमें कोई बॉन्ड नहीं बनेगा, बस ये इस तरीका से होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन को हम हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करेंगे, इस बात को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। एक इलेक्ट्रॉन को काउंट अगर हम नहीं करेंगे तो इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, सीधा 3 क्या हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। और 3 सिग्मा बॉन्ड होगा स्टूडेंट, तो सिंपल है कि इसमें हो जाएगा तुम्हारा क्या, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड एक हाइड्रोजन वाला पार्ट होगा, 1 2 और क्या हो गया ये 3, और 3 होगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जो हो गया वो क्या हो गया, sp2। और sp2 होगा तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया, प्लानर, मतलब समतलीय हो जाएगा, है ना। इस तरीका से हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर। मतलब देखोगे तो हाइड्रोजन होगा, फिर इसको इस तरीका से मिला दो, ठीक है, इस तरीका से हो जाएगा। इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। एक बात और ध्यान रखना, इट इज न्यूट्रल स्पीसीज, इट इज न्यूट्रल स्पीसीज, इस पर कोई चार्ज नहीं है। अगर इसका स्टेबिलिटी की हम बात करते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसके स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप increased stability of carbon free radical, stability free radical, मतलब कार्बन फ्री रेडिकल के स्टेबिलिटी को कौन बढ़ाएगा, ERG ग्रुप बढ़ाएगा। इस तरीके से तुम देख लो, जैसे मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, CH3 हो गया, ये एक फ्री रेडिकल है, चलो मिथाइल को भी ले ही लेते हैं ताकि सही रहेगा। उसके बाद देख लो तो CH3 CH2, एक ये भी फ्री रेडिकल है, CH3 CH3 ये भी एक फ्री रेडिकल है। ये देख लो, ये तो मिथाइल है, इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं, तो सबसे कम अनस्टेबल हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा अगर ऑर्डर की हम बात करते हैं तो। इससे ज्यादा ये हो जाएगा, ये 1 डिग्री
फ्री रेडिकल, ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल, दो है। और इससे भी ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, 3 डिग्री वाला, अगर ऐसा लिखा हुआ है तब। इधर तुम्हें दिखेगा ही नहीं, इधर छोड़ दो, है ना। इस तरीका से हम लिख सकते हैं। अब हम इसमें देख लिया है, इस पे थोड़ा सा क्वेश्चंस कर लेते हैं, रेडिकल से संबंधित और भी जो भी हम पढ़े हैं अभी, स्टेबिलिटी से संबंधित। उसके बाद हम पढ़ेंगे कार्बीन, नाइट्रीन, और क्या हो जाएगा हमारा, बेंजाइन। ठीक है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, देख लो। आपको ना बस प्रेडिक्ट करना है स्टेबिलिटी ऑर्डर को। इस क्वेश्चंस को आप कॉपी में नोट करो और खुद से पहले बनाओ। मैं आंसर तो बता ही दूंगा, लेकिन आप खुद से बना के देखना कि आपसे बन रहा है कि नहीं। देख लो इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखो ये वाला जो ए नंबर क्वेश्चन है, ये ए बी सी लिख रखा है यहाँ पे, तो मैं बस एक का आंसर बता दूंगा। देखो ये वाला 2 डिग्री फ्री रेडिकल है ना, यहाँ एक कार्बन होगा जो यहां से जुड़ा हुआ है, 1 नंबर और 2 नंबर। आपको पता है कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कार्बन को बताता है, और ये फ्री रेडिकल है, तो ये 2 डिग्री हुआ ए नंबर। ए वाला देख लो 3 डिग्री है, एक ये वाला कार्बन, यहाँ वाला कार्बन और यहां से जुड़ा हुआ है, तो 3 डिग्री। और ये तो 1 डिग्री है, यहाँ वाला कार्बन भी एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल होगा बी, बी के बाद ए, और ए के बाद क्या हो जाएगा, सी। इसमें देख लो ये तो मिथाइल सबसे कम होगा, ये लिस्ट स्टेबल होगा। यहाँ पे देखोगे तुम तो ये वाला जो है, इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये भी दे सकता है, ये वाला भी दे सकता है तो 1 डिग्री ही, लेकिन दे सकता है। तो बी, ए से ज्यादा बी हो जाएगा। इसमें देख लो तो ये वाला कार्बन है, तो ये 3 डिग्री कार्बन का, 3 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल है, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये 3 डिग्री है। ये 1 डिग्री है, ये तो मिथाइल, मिथाइल फ्री रेडिकल है। और ये वाला देखोगे तो 2 डिग्री है, एक यहां से जुड़ा हुआ है 1, यहां से जुड़ा हुआ है 2 कार्बन से। तो इसका मतलब ये हो गया, दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो सबसे ज्यादा हो जाएगा सी, सी के बाद हो जाएगा डी, और डी के बाद होगा बी, और बी के बाद होगा ए आंसर। इसमें देख लो आ गया ना sp, sp2, sp3 वाला, ये कार्बन, ये है कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी बढ़ता है जब कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला हो, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लेने वाला है। ये इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp, इसका है sp2, और इसका है sp, इसका sp3 हो गया हाइब्रिडाइजेशन। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी किस में ज्यादा है, sp में ज्यादा है, sp2 में ज्यादा है, उसके बाद sp3 में है। इसका मतलब है कि 3 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा स्टूडेंट, सबसे ज्यादा हो जाएगा सी नंबर। सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है, इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा, उसमें उसका स्टेबल सबसे कम। उसके बाद हो जाएगा बी नंबर, और सबसे कम हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, उसके बाद इसमें देख लो ये कार्बाइन है, ये तो क्वेश्चन किए ही है अभी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, और ये 3 पहले से ही इस पर चार्ज है जो इसे संभाल नहीं पा रहा। अब इस पर अगर और चार्ज रख दोगे तो और संभाल पाएगा। तो इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर देखोगे तो ए नंबर सबसे ज्यादा, बी नंबर, और सबसे कम क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सी नंबर। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान होता है, इसके तुम आंसर को अच्छे से लिख लो, बहुत आसान है ये बिल्कुल। ठीक है, और इसको तुम खुद से बना करके फिर देखना, ये बहुत ही आसान होता है। तो हम इस पर क्वेश्चंस भी कर लिए। अब एक दो टॉपिक और बचा हुआ है इसमें, इसी वीडियो में कोशिश करता हूँ कवर करने का। हमारा हो जाएगा सबसे पहले कार्बीन। ओके, तो कार्बीन के बारे में मुझे लगता है आप लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे। ज्यादातर क्या होता है कि स्टूडेंट कार्बोकैटायन, कार्बोआयनायन, और क्या होता है फ्री रेडिकल से तो उसको जानकारी में होता है, बट कार्बीन वगैरह जल्दी बुक्स वगैरह में भी नहीं है। तो जब आप हाई स्टैंडर्ड बुक पढ़ोगे तब कार्बीन मिलता है। कार्बीन कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। देख लो, सिंपल कार्बन होगा जो 2 बॉन्ड बनाएगा और एक लोन पेयर रखेगा, यही तो कार्बीन है। ठीक है, कार्बन होगा, 2 बॉन्ड बनाएगा, एक लोन पेयर रखेगा, तो क्या हो गया कार्बन। कार्बीन जो होता है डायावैलेंट स्पीसीज होता है। सबसे पहली बात नंबर 1 में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कार्बीन्स आर डायावैलेंट, कार्बीन्स आर डायावैलेंट स्पीसीज। डायावैलेंट कार्बन है तो कार्बन दे दो, कार्बन स्पीसीज। डायावैलेंट क्यों, 2 बॉन्ड बना रहा है ना इसलिए।
नेक्स्ट बात, इट इज न्यूट्रल, इट इज न्यूट्रल, कार्बीन्स आर न्यूट्रल स्पीसीज, इसमें कोई चार्ज है नहीं है ना, तो कार्बीन्स आर न्यूट्रल, न्यूट्रल स्पीसीज है ना, ये न्यूट्रल स्पीसीज होता है। ये होता क्या, तो कार्बन एटम्स ऑफ कार्ब, इसमें को बहुत ही सिंपल होता है कि ये कार्बन एटम्स होता है जिसमें दो बॉन्ड होता है और दो क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल कार्बीन्स बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल को तुम देखोगे, एग्जाम्पल इस तरीका से हो जाएगा कार्बीन्स का, देखो CH2 यहां पे इलेक्ट्रॉन, यही है कार्बीन। फिर देख लो Cl2 और यहां पे इलेक्ट्रॉन, यही है कार्बीन, यही हो जाता है कार्बन। बहुत ही आसान होता है। इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें और हाइब्रिडाइजेशन का, ठीक है, तो देख लो कार्बन दो हाइड्रोजन है, इस तरीका से दो हाइड्रोजन होगा और एक लोन पेयर है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा इसका, sp2, देखो एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, तो टोटल तीन हुआ, टोटल तीन होगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा, और ये प्लानर स्ट्रक्चर का होता है, इस टाइप से ये रहता है, इस तरीका से इसका स्ट्रक्चर प्लानर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। इसके जैसे देख लो दो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, एक हाइड्रोजन एटम इस लाइन से जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन एटम इसके इस लाइन से जुड़ा हुआ है। अगर हम इसके और भी बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बीन की, ठीक, नेक्स्ट स्लाइड पे हम लिख लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बीन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बीन। सिंपल होता है ये कि जैसे कोई भी रिएक्शन ले लो, कोई भी एक छोटा सा रिएक्शन ले लेते हैं, जैसे कि CHCl3 ले लेते हैं, क्लोरोफॉर्म है इसका नाम, CHCl3 इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म। इसका रिएक्शन करवा दो तुम फिनाइल लिथियम से, फिनाइल लिथियम से एक रिएजेंट है, ठीक है, तो ये क्या करेगा फिनाइल लिथियम, फिनाइल इस हाइड्रोजन को लेकर के और निकल जाए, निकल जाएगा, तो क्या बन गया, लिथियम एटम इससे जुड़ेगा। अच्छा, लिथियम पे प्लस चार्ज आएगा, लिथियम पॉजिटिव एलिमेंट है और इस पर निगेटिव आएगा, ठीक, तो अभी यहां पे आप जुट जाएगा लिथियम प्लस, सी पर निगेटिव, और क्या आ गया, तीन क्लोरीन है ना, एक दो और तीन, इस तरीका से आएगा। ये लिथियम पर से तुम चार्ज हटा भी सकते हो, ठीक है, चलो चार्ज को हटा दो, लिथियम पर से हटा दिया तुम। अब लिथियम क्या करता है कि एक क्लोरीन के साथ एक क्लोरीन को लेकर के निकल जाता है, तो लिथियम अगर निकलेगा तो LiCl के रूप में निकल जाएगा, तब बच क्या गया, क्लोरीन के पास दो, कार्बन के पास दो क्लोरीन बच गया, और जब क्लोरीन निकल गया है, लिथियम भी निकल गया है, तो इसके दो इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, यही हो गया कार्बीन, इसी का नाम है कार्बीन हो गया ये। इसके टोटल टू टाइप्स होते हैं। अगर हम बात करते हैं टाइप्स का, टाइप्स ऑफ कार्बीन, तो टू टाइप्स, एक नंबर में होता है स्टूडेंट सिंगलेट कार्बीन, ठीक है, और दूसरा होता है इसमें ट्रिपलेट कार्बीन, ट्रिपलेट कार्बीन, ओके, सिंगलेट कार्बन और ट्रिपलेट कार्बन, इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल होता है ट्रिपलेट कार्बन, क्योंकि ट्रिपलेट कार्बन में ना रिपल्सन कम होता है और सिंगलेट कार्बन में रिपल्सन ज्यादा होता है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर की अगर हम बात कर ले इसमें कि स्टेबल कौन होगा सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी ऑर्डर में, तो ट्रिपलेट कार्बन ज्यादा होता है, ट्रिपलेट कार्बन ज्यादा होगा और सिंगलेट कार्बन कम हो जाएगा, ठीक है। चलो इसका हम सिंगलेट कार्बन कब होगा और ट्रिपलेट कार्बन कब होगा इसको भी डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंगलेट कार्बन के बारे में।
और फिर हम जो लिखे हैं यहाँ पे कि ज्यादा स्टेबल होता है ट्रिपलेट और फिर सिंगलेट कम होता है, वो भी क्या हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, हम सबसे पहले पढ़ते हैं सिंगलेट कार्बन के बारे में। सिंगलेट कार्बन, सिंगलेट कार्बन का स्ट्रक्चर के बारे में जनरली ऐसा मान्यता है कि कार्बन रहेगा, ठीक है, उसके बाद दो हाइड्रोजन है, मान लो दो क्लोरीन है तो दो क्लोरीन, या दो हाइड्रोजन है तो दो हाइड्रोजन रहेगा, इस तरीका से। और इसके जो खाली कक्षक पड़े हुए हैं, है ना, ये अगर इस खाली कक्षक में, एक ही कक्षक में अगर दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, अगर दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल्स में आ जाएंगे ना, तो इसको कहेंगे सिंगलेट ऑर्बिट, सिंगलेट और सिंगलेट कार्बीन कहेंगे। और इस यहां से लेकर के यहां तक का जो बॉन्ड एंगल हो जाता है स्टूडेंट, इस तरीका का जो बॉन्ड एंगल हो जाता है, और फिर यहां से लेकर के यहां के बीच का जो रिपल्सन बॉन्ड एंगल वो कम होता है 100 डिग्री, यहां से यहां तक 110 डिग्री होता है। तो बॉन्ड एंगल इसमें कितना हो जाता है, बॉन्ड एंगल हो जाता है 100 डिग्री से 110 डिग्री के बीच सिंगलेट कार्बीन में। ठीक है, क्योंकि इसके दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम ऑर्बिटल में है। हम यहां पे लिख सकते हैं सिंगलेट कार्बन में कि टू अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स present in same orbital, therefore more repulsion, therefore experiencing more repulsion। होता क्या है स्टूडेंट, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में है, सेम ऑर्बिटल में है। अब सेम ऑर्बिटल में होने की वजह से इसमें रिपल्सन ज्यादा होता है, बॉन्ड एंगल भी कम है, स्मॉल बॉन्ड एंगल है। रिपल्सन ज्यादा होने की वजह से इसका स्टेबिलिटी कम हो जाता है। लेकिन यही बात अगर हम पढ़े ट्रिपलेट, मैं दूसरे कलर से ले लेता हूं, ट्रिपलेट कार्बीन के बारे में, ट्रिपलेट कार्बीन, ठीक है। तो ट्रिपलेट कार्बीन में क्या हो जाएगा, इसका जो स्ट्रक्चर होगा इस तरीका से होगा। पहले हम स्ट्रक्चर ही लिख लेते हैं। यहां पे एक हाइड्रोजन यहां पे हो जाएगा, एक खाली ऑर्बिटल ये है, और एक ऑर्बिटल यहां पे खाली हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें मान्यता है कि एक इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले में होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें होगा। मतलब इसके जो वन अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ना, दोनों में अलग अलग होता है, मतलब एक एक होता है, और एक एक इलेक्ट्रॉन रहेगा तो रिपल्सन कम होगा, और रिपल्सन कम होने से बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। यहाँ का बॉन्ड एंगल 150 डिग्री के लगभग, यहाँ का बॉन्ड एंगल 130 डिग्री के लगभग। तो इसमें जो बॉन्ड एंगल हो जाता है ट्रिपलेट कार्बीन में, बॉन्ड एंगल वो कहां से कहां तक हो जाता है, इसका रेंज है 130। ठीक है, 130 डिग्री से 150, ये सब एग्जाम में आता है, नोट करते जाना, याद रखना। जब अलग अलग ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन हो तो उसको ट्रिपलेट कार्बीन कहेंगे, और जब सेम ऑर्बिटल्स में दोनों इलेक्ट्रॉन हो तो उसको सिंगलेट कार्बीन कहेंगे। सिंगलेट कार्बीन में रिपल्सन ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इसका बॉन्ड एंगल कम होता है 100 से 110 डिग्री, और इतना होगा तो रिपल्सन ज्यादा, और रिपल्सन ज्यादा होगा तो इसका स्टेबिलिटी कम। ट्रिपलेट कार्बीन में क्या हो गया, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों में है, तो इसके बारे में हम लिख सकते हैं कि ओनली वन अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन present in each orbital, therefore experiencing less repulsion, less repulsion
ठीक है, इसमें लेस रिपल्सन होगा। मैंने क्या लिखा है, ओनली वन अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ईच ऑर्बिटल देयरफॉर एक्सपीरियंसिंग लेस रिपल्सन। अब रिपल्सन सेम होगा तो यहीं पे स्टेबिलिटी डिफाइन कर लो कि इसका ये ज्यादा स्टेबल होगा और ये कम स्टेबल होगा। स्टेबिलिटी ऑर्डर मैंने यहाँ पे साइन लगा दिया, आप लिख लेना अच्छे से। ये हो गया हमारा किसका लेक्चर, कार्बीन का। अब हम समझते हैं स्टूडेंट, कार्बीन के बाद एक और है, दो और है। एक है नाइट्रीन। नाइट्रीन में क्या होगा, सबसे सिंपल नाइट्रीन है HN, जिसमें नाइट्रोजन सिंगल, देखो नाइट्रोजन जनरली ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। अगर नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड बना ले और दो लोन पेयर रख लेना तो इसको हम कहेंगे नाइट्रीन। इसका सिंपल सा डिफिनेशन हो जाएगा कि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, क्या लिखोगे, नाइट्रोजन, जिसमें नाइट्रोजन होना चाहिए तब तो नाइट्रीन बनेगा। नाइट्रोजन कंटेनिंग स्पीसीज that has open octet, that has open octet, that has open octet। ठीक है, उसके बाद having two lone pairs of electron, having two lone pair of electrons। ठीक है, क्या होगा, ओपन ऑक्टेट है, देख रहे हो ना, 2 2 4 2 6, इस तरीका से हो जाएगा। और भी इसमें कंपाउंड जुड़ सकते हैं। ठीक, उसके बाद इसमें दो लोन पेयर रहेगा इलेक्ट्रॉन्स का, चार्ज कुछ भी नहीं रहेगा। इट इज न्यूट्रल स्पीसीज, मतलब नाइट्रीन हैज नो चार्ज, और नो चार्ज है तो इट इज न्यूट्रल स्पीसीज, इट इज न्यूट्रल स्पीसीज। ठीक है, नाइट्रीन के बारे में हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, 1 2 3 sp2, देख लो यहाँ पे है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2 लोन पेयर, एक सिग्मा बॉन्ड, दो लोन पेयर, तो sp2 हो जाएगा। इस तरीका से इसका प्लानर स्ट्रक्चर हो जाएगा नाइट्रीन का। अच्छा, इसकी अगर फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं हम, ये फॉर्मेशन कैसे होता है, तो फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रीन, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रीन में देख लो तो बहुत ही सिंपल है। इसका एक छोटा सा हम रिएक्शन लिख लेते हैं कि जैसे फिनाइल आइसोसाइनाइड है, फिनाइल आइसोसाइनेट, इसका तुम फोटोलाइसिस रिएक्शन करवा दो। फोटोलाइसिस रिएक्शन का मतलब होता है प्रकाश की उपस्थिति में, अल्ट्रावायलेट लाइट। तो इसको जब करवाओगे ना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिनाइल नाइट्रीन का निर्माण हो जाएगा, फिनाइल नाइट्रीन इस तरीका से, और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, फिनाइल नाइट्रीन। अल्काइल नाइट्रीन भी होता है अगर आप ये जो कंपाउंड लेते हो तो। अगर आप ये जो कंपाउंड लोगे ना, ये जो कंपाउंड क्या होता है, जिसमें नाइट्रोजन N2 रहेगा, उस पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, तो उसको कहेंगे ये जो कंपाउंड, R हो जाएगा, N डबल बॉन्ड N, ठीक है, इस पर पॉजिटिव चार्ज, फिर डबल बॉन्ड N और इस पर नेगेटिव चार्ज। इसको भी फोटोलाइसिस रिएक्शन करवा दो। फोटोलाइसिस का मतलब होता है प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्काइल नाइट्रीन का निर्माण हो जाएगा। अल्काइल नाइट्रीन प्लस क्या हो गया, N2 हट गया। तो नाइट्रीन क्या होता है, नाइट्रीन में नाइट्रोजन कंपाउंड पे, नाइट्रोजन परमाणु पर, कंपाउंड पे नहीं सॉरी, नाइट्रोजन परमाणु पर दो लोन पेयर रहेगा और नाइट्रोजन परमाणु एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा। सबसे जो सिंपल नाइट्रीन है, सिंपल नाइट्रीन जो हो जाएगा उसका एग्जांपल क्या होगा, HN। ये हाइड्रोजन नाइट्रीन होता है जिसपे
दो लोन पेयर है, ठीक है। उसके बाद ये है अल्काइल नाइट्रीन, ये सब इंटरमीडिएट कंपाउंड है, रिएक्शन में ही बनते हैं, हाईली अनस्टेबल होते हैं। और ये है हमारा फिनाइल नाइट्रीन। क्या लिख सकते हैं इसमें? नाइट्रीन, नाइट्रीन आर हाईली, नाइट्रीन्स आर हाईली रिएक्टिव या हाईली अनस्टेबल एसपीसीज, ठीक है। ये हो गया नाइट्रीन के बारे में। एक और बचा हुआ है छोटा सा पार्ट है बस, बेंजाइन। बहुत ही सिंपल होता है बेंजाइन। बेंजाइन का सीधा स्ट्रक्चर देख लो, इस तरीका से होगा। ये बेंजीन होगा, अगर बेंजीन हम बनाना चाहे तो हम बेंजीन को ऐसा ही ना बनाते हैं, अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड दे दो। बेंजाइन बनाना है बस ऐसे दे दो, हो गया बेंजाइन। अब ये हाईली अनस्टेबल इसलिए होता है क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड है दो कार्बन के बीच, दो कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp, और इसका भी sp, मोर एसिडिक कैरेक्टर का हो जाता है, जिसकी वजह से ये हाईली अनस्टेबल है। और हाईली अनस्टेबल, और ये भी क्या है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। बेंजाइन, इसके बारे में इंफॉर्मेशन लिख लो, बेंजाइन इज न्यूट्रल स्पीसीज, पहली बात तो ये न्यूट्रल स्पीसीज है, ठीक है। दूसरी बात, ये बनता कब है? तो व्हेन टू ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट, कब बनेगा ये? तो दूसरे कलर से मैं लिख रहा हूं इसको, ठीक है। यहां पे व्हेन टू ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट आर रिमूव्ड, व्हेन टू ऑर्थो substituent are removed from बेंजीन रिंग। जब बेंजीन रिंग से ना ऑर्थो पोजीशन से जब रिमूव करता है दो ग्रुप, तब जाकर के क्या बनता है? बेंजाइन बनता है। रिंग लिविंग द p orbital फ्री इलेक्ट्रॉन, और जब फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा तो यही ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण कर देता है। बेंजाइन क्या होता है? इस तरीका से स्ट्रक्चर होता है बेंजाइन का, ये बेंजाइन हो जाएगा। यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे हो गया ट्रिपल बॉन्ड, यही हो गया हमारा बेंजाइन, नोट कर लेना। उसके बाद और इंफॉर्मेशन बेंजाइन के बारे में, और भी एडिशनल इंफॉर्मेशन लिख लो। देखो पहली बात तो बेंजाइन इज हाईली रिएक्टिव स्पीसीज इंटरमीडिएट। अगर हम फॉर्मेशन की बात करते हैं ना, बेंजाइन का फॉर्मेशन द इंटरमीडिएट के रूप में बनता है ये। देख लो, जैसे कोई भी हम एग्जांपल्स ले लिए इस तरीका से, इस तरीका से तुम एग्जांपल ले लो। यहाँ पे रख दो डबल बॉन्ड, यहाँ पे कोई भी लगा दो ग्रुप, जैसे CH3 मैंने लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया मैंने क्लोरीन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, मैंने हाइड्रोजन को दर्शा दिया है, ठीक है। इसका रिएक्शन तुम करवा दो सोडामाइड से, NaNH2 से, ठीक है। यहाँ पर मैंने NH3 रखा है, प्रोडक्ट बनेगा वही एमिनो ग्रुप बनेगा, एमिनो जुट जाएगा। तो यहाँ पे एक इंटरमीडिएट बनेगा इस तरीका से, एक इंटरमीडिएट बनता है जिसमें ये CH3 रहेगा जुटा हुआ, यहाँ डबल बॉन्ड रहेगा और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। ये हो गया हमारा बेंजाइन वाला ग्रुप, बेंजाइन वाला पार्ट। मिथाइल बेंजाइन इसका नाम हो जाएगा, नाम लिखना चाहोगे तो क्या हो जाएगा इसका नाम? मिथाइल बेंजाइन, ठीक है। ये बन गया, तो ये हाईली रिएक्टिव होता है। अब यहां से होता क्या है, जो NH2 ग्रुप होता है वो जुट करके
NH3 जो है एक हाइड्रोजन रिलीज करता है यहाँ पर, और ये जुट करके ऑर्थो पैरा का मिश्रण बना। देखो Cl हटा है और H हटा है, ऑर्थो पोजीशन से ही रिमूव किया है ClH इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करते हुए। तो यहाँ से CH3, यहाँ पर जुट जाएगा NH2 ग्रुप, फिर इसका और भी क्या बनेगा, एक और ग्रुप बनता है CH3 बनेगा, और मेटा पोजीशन पर ही जुड़ेगा। इसमें पैरा पोजीशन पे नहीं जुटेगा। बेंजाइन अगर बन रहा है ना, तो बेंजाइन का ये कंडीशन है कि बेंजाइन ऑलवेज जो प्रोडक्ट बनाएगा वो ऑर्थो और मेटा वाला बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसका sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, मोर एसिडिक करेक्टर का होता है ये। तो यहीं पे आगे आने वाला जो सब्स्टिट्यूएंट्स होता है या फिर रिएजेंट होता है वो ऑर्थो नहीं तो मेटा पे जुड़ेगा। ऑर्थो ग्रुप क्या होता है, तो सेकेंड नंबर को ऑर्थो और थर्ड नंबर को मेटा कहते हैं, फोर्थ नंबर को पैरा कहते हैं। लेकिन स्टूडेंट ध्यान रखना, एक और एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, उसका प्रोडक्ट कुछ और ही बन जाता है। जैसे देख लो, तुमने देखा कैसे बेंजाइन बनता है, इस तरीका से ये हमारा क्या था, बेंजाइन वाला पार्ट था, इसी में बनता है। अगर हम एक और फॉर्मेशन की बात करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइन में देखो इस तरीका से एक हम कंपाउंड लेंगे, ये जुटा हुआ है, फिर यहां पे और यहां पर मैं जोड़ रहा हूं CF3, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के केस में इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर कुछ भी एक और ग्रुप जोड़ दो, जैसे मैं जोड़ रहा हूं Cl को, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, फिर यहाँ पर तुम जोड़ दो NaNH2 सोडामाइड, और यहाँ पे NH3 है, हमें बनाना यही है। तो बेंजाइन तो बनेगा बिल्कुल, है ना। यहाँ पे हो जाएगा CF3, ये CF3 है, जो यहाँ पे ग्रुप है वही ग्रुप जुटा हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो डबल बॉन्ड बेंजाइन जो बनेगा ना स्टूडेंट, और उसके बाद जो अमोनिया जुटेगा NH3, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन ये लेगा अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से इसमें सिंगल प्रोडक्ट बनता है, और वो बनता है मेटा का। वो क्या बनेगा, मेटा पोजीशन का बनता है CF3, और यहाँ पे क्या बन गया NH2, सिर्फ बना मेटा, और इसका नाम हो जाएगा क्या, CF3 का नाम क्या हो जाता है, CH3 का मिथाइल होता है ना, तो फ्लोरो टेट्रा ट्राइफ्लोरोमीथेन है, और एमिनो बेंजीन हो जाएगा। तो एमिनो को तुम भी बेंजीन ले सकते हो। तो एक ही सिंगल प्रोडक्ट इसमें बना। बात ये है क्यों बना सिंगल प्रोडक्ट, क्योंकि CF3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा देता है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाएगा तो सिर्फ और सिर्फ मेटा पोजीशन पर ये जुड़ेगा। मेटा पोजीशन मतलब ध्यान रखना, एक चीज और सीख लो इसमें, अगर हम बेंजीन की बात करते हैं ना, ये बेंजीन होता है, ऐसा वाला बेंजीन है। यहां पर मैं कोई ग्रुप लगा देता हूं, CHO ग्रुप मैंने लगा दिया, ठीक। थोड़ा सा इसको बीच में करने दो, ये साइड में हो गया, ओके। तो इसमें वन, यहाँ पे वन नंबर है, 1 2, तो एक और दो को कहते हैं ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो 1 3, 1,3 को कहते हैं मेटा पोजीशन, और 1 3 4, 1,4 को बोलते हैं पैरा पोजीशन। अब कहोगे सर 1 और 5 को, तो 1 5 नहीं होगा, फिर से इधर से काउंट करो, तो 1 2 और फिर से ये 3 हो गया ना। तो ये तीन पोजीशन याद रखना, ऑर्थो मेटा और पैरा, ओके। तो आज का लेक्चर्स मैं यहीं पे क्लोज करता हूं। हमने आज पढ़ा है, क्या सब पढ़े इसमें, रिएक्शन इंटरमीडिएट को लिए थे, जिसमें हमने पढ़ा था रिएक्शन इंटरमीडिएट में कार्बोकैटायन, सारे लिस्ट अप जितना किए थे सबको पढ़ लिया है। कार्बोकैटायन को पढ़े थे, फिर कार्बायनाइन था, फ्री रेडिकल था, टोटल 6-7 था ना। उसके बाद क्या था, देखो यहाँ पे है लिस्ट। इंटरमीडिएट में हमने पढ़ा कार्बोकैटायन, कार्बायनाइन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन, बेंजाइन। आप सबको अच्छे से नोट करो, पढ़ो, उसके स्टेबिलिटी ऑर्डर को देखिए, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियोज में मिलेंगे इससे। नेक्स्ट जो डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होता है, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट हो जाता है स्टूडेंट, है ना, नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट पर, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट, फिर रिजोनेंस इफेक्ट, फिर हाइपर कंजुगेशन है, तो फिर एसिडिक बेसिक
कैरेक्टर का भी चर्चा करेंगे हम। तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए और अच्छे से पढ़िए, रिवीजन पे ध्यान दीजिए, है ना, ताकि, और हाँ, नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि आप जब नोट्स नहीं बनाओगे तो कितनी बार वीडियोज को देखोगे। एक बार देख लिया, नोट्स बना लिया, फिर उसे रिवीजन करते रहो। इससे तुम्हारा पढ़ाई अच्छे तरीके से होगा। जब भी पढ़ो तो तरीका अच्छा होना चाहिए पढ़ने का। ऐसा नहीं कि सोए हुए हैं कंबल के अंदर में मोबाइल देख रहे हैं, ऐसे वैसे पढ़ोगे तो कुछ नहीं आएगा तुम्हें। जब भी पढ़ो तो थोड़ा कष्ट तो करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो आप अच्छे से पढ़िए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू। जय हिंद माय चैंपियन स्टूडेंट।